नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और देखिए, आप सबको पता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है हिंदी साहित्य को समर्पित है, इसमें हम यूजीसी नेट को आधार बना करके सभी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं। और आपको पता है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है हिंदी साहित्य या किसी भी सब्जेक्ट का सबसे हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। अगर आपने इसके कंटेंट को देख लिया, पढ़ लिया, तो आप इससे संबंधित अगर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह खुद ब खुद हो जाएगी। तो देखिए, आज हम फिर एक छायावाद के कवि के बारे में पढ़ेंगे, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा और आपको मतलब उनके बारे में कुछ नई बातें और कुछ नया कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए, आज हम छायावाद के एक प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल आपको लगेगा। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, इनका जो जन्म है 20 मई 1900 ईस्वी को कौशाम्बी ग्राम में हुआ था। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थे। इनको एक तरह से आप कह सकते हैं चॉकलेट बॉय थे, है ना। इस प्रकार के कवि थे। और पल्लव पंत बहुत ही ज़्यादा प्रकृति से प्रेम करते थे, इसलिए इनकी रचनाओं में प्रकृति प्रेम हमें स्वाभाविक है, देखने को मिलेगा ही। और मतलब इनकी रचनाएं जो है एक तरह से प्रकृति से संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हमें देखने को मिलती है। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ है, कौशाम्बी ग्राम में हुआ है। पिता का जो नाम था गंगादत्त और माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। वहीं देख लीजिए, इनका निधन 28 दिसंबर 1977 को इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद में इनका देहांत हुआ है। और इनके उपनामों को देखें जो कि रचनाकारों और लोगों के द्वारा दिए गए हैं, तो इनका बचपन का नाम था गोसाई दत्त। तो गोसाई दत्त था। छायावाद का विष्णु इनको कहा जाता है। निराला ने इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है। तो सुमित्रा नंदन पंत को निराला ने प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है। और वहीं महादेवी वर्मा को ही निराला ने क्या कहा है? सरस्वती कहा है और दुर्गा भी कहा है। ठीक है। वही देखिए, राम राव राव नारायण हिंदी का वर्थ इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। तो ये जो नाम है राव नारायण, इनके द्वारा इनको हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। देखिए, उनकी पहली कविता जो थी गिरजे का घंटा, गिरजाघर आपको पता होगा, चर्च को कहा जाता है। गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में लिखा गया था। वही देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचनाएं। तो देखिए, इनकी काव्य रचनाएं देखिए। पंत की काव्यात्रा को 4 सोपानों में बांटा गया है, मतलब विभक्त किया गया है। छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी रचनाएं, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं और आध्यात्मिक मानवतावादी और नव मानवतावादी रचनाएं। देखिए, एक बात और, छायावाद के 4 कवि हैं, जिनमें से जयशंकर प्रसाद, जिनको छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है, और ये जो थे शैव दर्शन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। यह भी पूछा जाता है कि जो छायावाद के रचनाकार है वे किस दर्शन से प्रभावित है। तो जो जयशंकर प्रसाद है वो शैव दर्शन से प्रभावित है और उनको क्या, उनको छायावाद का विष्णु का वो ब्रह्मा कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा जो है उनको द्वितीय आधुनिक मीरा कहा जाता है, दुर्गा कहा जाता है, सरस्वती कहा जाता है। ठीक है। और वे जो थी वो बौद्ध दर्शन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थी। वहीं देखिए, जो सुमित्रा नंदन पंत है, इनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है। और ये जो है ये अरविंद दर्शन से प्रभावित है। वहीं देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, तो उनको छायावाद का जो है शिव कहा जाता है। छायावाद का क्या कहा जाता है? शिव कहा जाता है। और वह अद्वैत दर्शन जो कि शंकराचार्य का दर्शन है उससे ज़्यादा प्रभावित थे। तो इनके बारे में ये पॉइंट आपको विशेष रूप से इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पता होना चाहिए और इसको आप लिख लेना, क्योंकि इससे प्रश्न जो है हर बार बनता है। मिलान में प्रश्न ये आता है नेट के एग्ज़ाम में, तो इसके बारे में ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये जो सुमित्रा नंदन पंत है वे अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं और उनकी रचनाएं हमें देखने को मिलती है।
मानवतावादी नव मानवतावादी रचनाएं भी हमें इनके देखने को मिलती है। देखिए, छायावादी रचनाओं की अगर हम बात करें तो उच्छ्वास जो कि 1929 में लिखी गई इनकी रचना है, ग्रंथि 1920 ईस्वी की रचना है, वीणा 1927 ईस्वी की रचना है, पल्लव 1928 ईस्वी की रचना है, गुंजन 1932 ईस्वी की रचना है। प्रगतिवादी रचनाएं देखें तो युगांत, आपको पता होगा कि छायावाद का जो अंत है ना, इसी रचना को माना जाता है कि जब ये रचना लिखी गई उसके बाद ही छायावाद का अंत मान लिया गया। युगांत 1936 ईस्वी की रचना है, युगवाणी 1939 ईस्वी की रचना है, ग्राम्या 1940 ईस्वी की रचना है। अरविंद दर्शन से प्रभावित या अंतःश्वेतनावादी रचनाएं देखें तो स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी की रचना है, जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है ना। और स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी की रचना है, युगांतर 1948 ईस्वी की रचना है, युगपत 1948 ईस्वी की रचना है। आध्यात्मिक मानवतावादी नव मानवतावादी रचनाओं को देखें तो रजत शिखर 1951 ईस्वी की रचना है, अतिमा 1955 ईस्वी की रचना है, वाप्पी 1957 ईस्वी की रचना है, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी की रचना है, चिदम्बरा 1959 ईस्वी की रचना है, लोकायतन 1964 ईस्वी की रचना है। लोकायतन जो इनकी रचना है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनसे प्रश्न बनते हैं तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। 1964 ईस्वी की रचना है लोकायतन। नाट्य रचनाओं को देखें तो ज्योत्सना 1934 ईस्वी का नाटक है, युग पुरुष 1955 ईस्वी का है, छाया 1968 ईस्वी का है। कहानी संग्रह देखें तो 5 कहानियां हमें इनकी देखने को मिलती है 1936 ईस्वी में। आत्मकथा की बात करें तो 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 ईस्वी की है। और देखते हैं निबंध संग्रहों को देखें तो गद्य पद्य, छायावाद, पुनः मूल्यांकन, शिल्प और दर्शन, कला और संस्कृति, ये सारे इनके निबंध संग्रह हैं। 60 वर्ष और अन्य निबंध। और देखिए अन्य रचनाओं को देखें तो मधुज्वाल 1947 ईस्वी की रचना है और के विदेशी कहानियों और अमर ख्यात की रचनाओं का अनुवाद इसमें किया गया है। मधुज्वाल जो है 1947 ईस्वी की रचना है और विदेशी कहानियों और उमर खयाम जो रचना है, उमर खयाम जो रचनाकार है, उनकी रचनाओं का अनुवाद किया गया इसमें। 1938 ईस्वी की रचना देखें तो रुपाब है। रुपाब नामक पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने। 1948 ईस्वी में हरिवंशराय बच्चन के साथ मिलकर खादी के फूल नामक रचना इन्होंने लिखा, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राम आदि पर आधारित कविताएं इन्होंने लिखी। 1938 की रचनाओं को भी देख लेते हैं। 1938 में चिदम्बरा के लिए ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जिस प्रकार से महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उसी प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिदम्बरा में कुल 196 कविताएं हैं, तो यह भी आपको पता होनी चाहिए। 196 कविताओं का संग्रह है चिदम्बरा, और उसमें उन्हीं के कारण इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला और बूढ़ा चांद के लिए भी 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कला और बूढ़ा चांद को रश्मिपदी काव्य भी कहा जाता है, तो रश्मिपदी काव्य भी कहा जाता है कला और बूढ़ा चांद को। और लोकायतन जो रचना है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है। इसमें 7 सर्ग हैं जिन्हें द्वार कहा जाता है। जिस प्रकार से आपको पता होगा कि चंद बरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है उसमें 69 समय सर्ग है, तो जो सर्ग है ना उसमें सर्गों को समय कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें द्वार कहा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए इसके 2 भाग हैं। बाह्य परिवेश 1961 ईस्वी, इसमें कुल 3 सर्ग हैं। इसमें गांधी द्वारा
विलायत से विषय वासनाओं में डूबने का चित्रण किया गया है। आपको पता होगा कि जो गांधी जी थे वो शुरुआती दौर में किस प्रकार से मतलब बुरे नशों में मतलब वो पड़ गए थे और उन्होंने कैसे अपना फिर वो सारी चीज़ें का वर्णन जो है इसमें किया गया है। अंतः चेतना 1964 ईस्वी की रचना है। इसमें कुल 4 सर्ग हैं। इसमें गांधी जी के हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इस रचना के लिए उन्हें 1966 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1961 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1950 ईस्वी से 1967 ईस्वी तक ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे और गुंजन को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। जो गुंजन रचना है इनको छायावाद और प्रगतिवाद, आपको पता होगा कि छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया था, तो उसका जो मतलब संधि स्थल जो है गुंजन को माना जाता है। गुंजन काव्य रचना है। युगवाणी रचना में पंत ने प्रगतिवाद को अपने युग की वीणा कहा है। तो युगवाणी जो रचना है उसको सुमित्रा नंदन पंत ने प्रगतिवाद को अपने युग की वीणा कहा है और पंत द्वारा रचित पल्लव की भूमिका को छायावाद मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहा गया है। जो सुमित्रा नंदन पंत ने पल्लव की भूमिका में लिखा है उसको किसका घोषणा पत्र कहा गया है? छायावाद का। पल्लव को प्रकृति का चित्रशाला भी कहा जाता है। जो पल्लव इनकी रचना है उसको प्रकृति का चित्रशाला भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रकृति से जुड़े हुए कवि थे और इनकी रचनाएं भी प्रकृतिवादी हमें देखने को मिलती है। देखिए, युगांत जो रचना है 1936 को छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र कहा जाता है और पंत ने निराला के मुक्तक छंद का आरंभ में रबड़ या केचुआ छंद कहा है। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है कथन के रूप में कि सुमित्रा नंदन पंत हैं वे मुक्तक छंद को आरंभ में रबड़ या केचुआ छंद कहते हैं, किंतु निराला के बाद मुक्तक छंद से रचना करने वाले दूसरे कवि पंथी थे। पंत का प्रिय छंद जो है रोला छंद है और हिंदी में मूर्त के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग सबसे पहले पंत ने ही किया था। और देखिए, पल्लव कविता प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता से संबंधित कविता है। गुंजन कविता में प्रकृति से मोह खत्म होता हुआ दिखाई देता है। इसमें शोषित वर्ग के प्रति संवेदना का भाव है। गुंजन पंत की अंतिम छायावादी काव्य ग्रंथ माना जाता है और ग्राम्य कविता में प्रगतिवादी रचना है। इसमें किसानों और मजदूरों से संबंधित रचनाएं हैं। इसमें मुख्य कविताएं हैं चरखा वे आंखें इत्यादि। पंत ने अपनी भाषा को चित्रभाषा कहा है और अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में युगवाणी में प्रतिवाद का सैद्धांतिक रूप है तो ग्राम्या में उसका प्रायोगिक रूप दिखाई देता है। वहीं देख लीजिए, पंत बचपन में जिस घर में रहते थे उस घर में सुमित्रा नंदन पंत विथिका के नाम से संग्रहालय बना दिया गया है। तो यह भी पूछा जा सकता है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस कविता को देख लेते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है। इस कविता का जो रचना है 1934 में किया गया है और इस कविता का जो संकलन है युगांत काव्य संग्रह 1935 और पल्लवनी काव्य संग्रह 1940, इन दोनों काव्य संग्रहों में हुआ है। तो इस रचना को देख लेते हैं। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र है त्रस्त ध्वस्त है शुष्क शीर्ण हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वीत राग जड़ पुराचीन निष्प्राण विगत युग मृत विहंग जग नीड़ शब्द ओ श्वासहीन च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली प्राणों की मरमर से मुखरित जीव की मांसल हरियाली।
मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पीक, मतवाली निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। तो देखिए यही सारे के सारे सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। और सुमित्रा नंदन पंत मतलब देखिए बहुत ही ज़्यादा आपको मैंने वो पॉइंट्स बताए हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी नेट की तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके बताइए। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है कुछ चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, मानता हूँ, लेकिन मैं जिस प्रकार का आपको कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो, इस प्रकार का कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, और जहाँ आपको समझ में नहीं आता वो भी बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको समझाने की। और जिन बातों को आप यहाँ नहीं समझ पाते वे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो आशा है आप लोग ज़रूर जुड़ेंगे और अपने साथियों को भी हमारे साथ जोड़ेंगे। तो हिंदी साहित्य को प्रमोट कीजिए और अपना नेट JRF का एग्ज़ाम निकालिए। TGT PGT किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, और एग्ज़ाम जो है एक दिन क्वालिफाई तो ज़रूर होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और चीज़ों को देखते रहिए। तो धन्यवाद।